नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। पिछले 10 सालों से केदारनाथ या केदारपुरी संवर रही है। ये संवर रही है या एक नई आपदा को जन्म दे रही है। उत्तराखंड लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगर हम पूरब से बात करें तो काली नदी से लेकर जो उसका बॉर्डर है नेपाल से, और टोंस जो हिमाचल से है, लगभग 325 किलोमीटर के ये इसकी पूरी लंबाई है उत्तराखंड की। 2013 में जब दैवीय आपदा दी तो इस पूरे उत्तराखंड के कई हिस्सों में बहुत नुकसान हुआ था। उत्तराखंड में 4 प्रमुख बड़े नदी बेसिन हैं। इसमें यमुना है, भागीरथी है, अलकनंदा है और काली। और जब 2013 में जलजला आया था, अतिवृष्टि हुई थी, तो इनके तमाम नदियों के उद्गम के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और तब से लेकर ये बहुत नाजुक हो गए हैं। केदारनाथ धाम भी मंदाकिनी के उद्गम स्थल पर बसा हुआ है। आखिर साइंटिस्ट और पर्यावरणविद क्यों बार बार चेतावनी दे रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं? तमाम जितने भी रिपोर्ट हैं उसमें यही आ रहा है कि जितना भी भीषण और ज़्यादा अति यहाँ पर पुनर्निर्माण हो रहा है वो भविष्य के लिए एक नई आपदा को जन्म देगा। इसी पर कहानी हमारी ये पूरी है। आप इसमें ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपके अनुभव क्या कहते हैं। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। मंदाकिनी नदी का जल पूरा जो कैचमेंट क्षेत्र है वो यही है। यहाँ से 5 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, जिसमें दूधगंगा है, मधुगंगा है, सरस्वती नदी है, स्वर्गद्वारी है और मंदाकिनी। ये तमाम नदियाँ जो 4 अन्य हैं वो इसी नदी में मिल जाती हैं। पीछे 2 ग्लेशियर हैं, इसमें एक चोराबाड़ी है और दूसरा कंपेनियन ग्लेशियर। कंपेनियन ग्लेशियर को अब जो ग्लेशियर वैज्ञानिक हैं उन्होंने डेड ग्लेशियर घोषित कर दिया है, लेकिन फिर भी उसका मोरेन मंदाकिनी जितना ही है। ये जो नदियां हैं ये कई बार केदारनाथ टाउन के लिए मुसीबत खड़ी करती रही हैं, 2013 से पहले भी। हालांकि 2013 में जब 72 घंटों की लगातार बारिश हुई तो उसके बाद ये तमाम नदियां उफान पर थीं और चोराबाड़ी जो ताल टूटने से उसको ट्रिगर पॉइंट मिल गया और उसके बाद वो पूरा सैलाब, जो पूरा मोरेन का मलबा पीछे था, वो नीचे प्लेन, आउटवास प्लेन जो इलाका है जिस पर टाउन बसा हुआ है और केदारनाथ मंदिर है, उसमें फैल गया और कई मकान ध्वस्त हो गए। केदारनाथ में संभावित खतरे और क्या यहाँ पर नई चुनौतियाँ हैं, इसकी जानकारी देने से पहले मैं आपको यहाँ की पूरी टोपोग्राफी जो समझा देता हूँ। दरअसल केदारनाथ जो घाटी है वो यू आकार की है, इस तरीके से। तो इसके टॉप में महाहिमालय है, इधर भी आपका जो बुकुन भैरव का पहाड़ है और इधर वासुकी ताल की तरफ जो पहाड़ है वो है, और नीचे से इसकी पूरी वैली जो मंदाकिनी नदी निकली जाती है। अब आप वैली पर एक नज़र डालिए। वैली किस तरह दिखती है आपको? देखिए, ये बिल्कुल यू आकार की दिख रही है। और रामबाड़ा जो 2740 मीटर समुद्र तल से हाइट पर है, वहाँ से लेके और जो मेन पीक आपको ऊपर दिख रही है केदारनाथ 6940 यानी केदारनाथ पीक, ये पूरी 63 वर्ग किलोमीटर में पूरी फैली हुई है। अगर केवल केदारपुरी जो है, जो बेस कैंप से और ठीक केदारनाथ मंदिर तक, तो ये लगभग 2-2.5 किलोमीटर का स्पैच है इसका और करीब आधा किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। तो ये पूरी है।
और ये पूरी केदारनाथ जो टाउन है वो कंपेनियन ग्लेशियर और चोराबाड़ी ग्लेशियर के जो डिपॉजिट है और मोरेन है उसमें बसी हुई है, उसका मोरेन है ये। जब ग्लेशियर पीछे खिसका होगा, आज से 10,000 साल पहले चोराबाड़ी ग्लेशियर रामबाड़ा तक था। ग्लेशियर पीछे खिसकता गया और अपने जो आउटवाश प्लेन है उसको पीछे छोड़ता गया। अब आप केदारनाथ मंदिर देखिए तो वो जो दो ग्लेशियर हैं, चोराबाड़ी और कंपेनियन ग्लेशियर, उसके आउटवेस्ट प्लेन में स्थित है। मतलब कि यहाँ पर मिट्टी, बारीक मिट्टी है और वो दलदली भूमि है। इसीलिए केदार का मतलब संस्कृत में या पुराणों में दलदल कहा गया है। और ये पूरी केदारपुरी, यहाँ पर ये टाउन देख रहे हैं आप, ये पहले केवल 2 मंजिले भवन हुआ करते थे, लेकिन केदारनाथ आपदा के बाद अब 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला भवन आप सामने बनते हुए देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं संभावित खतरे की। जहाँ पर हम खड़े हैं ये पूरा ऊपर जो मुकुंड भैरव का पहाड़ है और यहाँ से पूरे एवलांच जोन है। इसीलिए आपको इस तरफ या फिर इस तरफ आप देखेंगे तो एवलांच जोन बैरियर्स बनाए गए हैं, एवलांच बैरियर बनाए गए हैं। ये हैं वो बैरियर, ऊपर से लेके नीचे तक ये बैरियर बनाए गए हैं। और जहाँ पर पूरी केदारनाथ की जो घाटी है वहाँ पर नीचे डाउन में जाती है, वो पूरी 2013 के बाद खुल गई है। यानी वहाँ से भी लगातार जो नदी का जो लैंडस्लाइड है वो लगातार हो रहा है। अब एक खतरा तो यहाँ से है कि यहाँ से पूरा एवलांच समय समय पर आता रहता है और जितने भी बसासत नीचे हैं उसको वो डैमेज करेगा। दूसरी में जो खतरा है वो है मधुगंगा और दूधगंगा, क्योंकि चोराबाड़ी ग्लेशियर तो, चोराबाड़ी जो ताल था वो तो टूट गया है, तो पीछे से उतना खतरा नहीं है। पीछे से बस प्रेशर है ग्लेशियर का जो धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। अब ये है दूधगंगा जो ठीक ऊपर, जिसका कैचमेंट बहुत बड़ा है, और उसके आगे है मधुगंगा। तो ये दोनों गंगा जो है, ये दोनों नदियां हैं, ये बहुत ख़तरनाक हैं और बरसात में इनमें इतना पानी होता है जो मंदाकिनी से भी ज़्यादा होता है। तो इन 2 नदियों से भी एक बड़ा खतरा है। दूसरा, दलदली भूमि होने के कारण यहाँ पर कभी भी मकान नीचे धंस सकते हैं, मुसीबतें आ सकती हैं। अब एक तीसरा खतरा है, जो पीछे आप हेलीपैड देख रहे हैं। हर 5 मिनट के अंदर यहाँ पर एक हेली उड़ता है और यहाँ पर यात्रियों को लेकर आता है। इसके ठीक पीछे ग्लेशियर है, यानी जहाँ पर हेलीपैड है वहाँ से मुश्किल 3 किलोमीटर पीछे ग्लेशियर है, चोराबाड़ी ग्लेशियर। तो उसकी जो कंपन है वो कितना नुकसान पहुँचाती होगी। और करीब 9-10 कंपनियाँ हैं, उनके 2-2 हेलीकॉप्टर हैं। तो हर 5-10 मिनट में जब यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं वो एक नया खतरा पैदा कर देते हैं इस पूरी घाटी के लिए, केदारनाथ घाटी के लिए। अब हम आपको यहाँ से ले चलेंगे, ठीक जो पीछे मोरेन का इलाका है वहाँ से भी मैं समझाऊंगा आपको कि 2013 की आपदा कैसे आई थी और जो वैज्ञानिक हैं, जो ग्लेशियरोलॉजिस्ट हैं, जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, वो क्या कह रहे हैं कि इसके पीछे का खतरा या फिर इसके कैचमेंट में जो नुकसान हुआ था 13 में, हुआ क्या था, वो पीछे आपको हम दिखाएंगे। अब हम चोराबाड़ी ग्लेशियर और जो कंपेनियन ग्लेशियर है उसके मोरेन क्षेत्र में आ गए हैं। मोरेन अगर आपको नहीं मालूम तो मोरेन उस क्षेत्र को कहते हैं, उस मलबे को कहते हैं जब ग्लेशियर पीछे की तरफ खिसकता है, यानी रिट्रीट करता है, पीछे की तरफ जाता है, तो वो बहुत सारे बोल्डर और महीन जो मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी, उसको छोड़ता जाता है। तो ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं ये उसी का है, यानी जो मोरेन का इलाका है। अब यहाँ से भी एक नया खतरा है। सामने की तरफ इलीगल तरीके से पूरी माइनिंग हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ-साफ, हाई कोर्ट ने भी साफ-साफ कहा है कि नदी के और ग्लेशियर के मुहाने पर अगर इस तरीके से खनन होगा तो उसके दुष्परिणाम आएंगे ही। ऊपर से इसके ठीक पीछे दोनों नदियों का संगम हो रहा है, दोनों नदियाँ हैं, एक तो मधुगंगा आ रही है, उसके पीछे जो मंदाकिनी है वो है। तो जो भी निर्माण कार्य केदारनाथ धाम में हो रहा है
वो यहीं उसके पीछे पूरा प्लांट लगा है, इसकी वजह से हो रहा है। अब आपको दिखाते हैं जो हेलीपैड है, जो आपदा के बाद सबसे पहले बनाया गया था, ये हेलीपैड। तो ये हेलीपैड ने फंक्शन किया आपदा में, रेस्क्यू के बाद जब यहाँ पर पुनर्निर्माण का काम हुआ तो वो किया गया। ये वाला पूरा इलाका जो है ये कंपेनियन ग्लेशियर का मोरेन है, जहाँ से सरस्वती नदी निकल रही है, और इस तरफ है चोराबाड़ी ग्लेशियर इसके पीछे। ठीक है, जो हरी पहाड़ी दिख रही है इसके पीछे ही बिल्कुल मंदाकिनी का उद्गम है। 16-17 जून को हुआ क्या? हुआ ये कि 72 घंटों की लगातार बारिश होती गई। उस बारिश ने जो आसपास की तमाम जो 5 नदियां हैं उनमें उफान ला दिया, और ठीक 6 और 7 के बीच चोराबाड़ी ग्लेशियर फटा, मुहाना उसका, और उसने पूरा जो पानी है उसके सैलाब में केदारपुरी को तबाह कर दिया। और भी नुकसान मधुगंगा ने किया, ये भी बहुत रौद्र रूप था इसका, और जो पानी मंदिर की तरफ आया वो उसमें बड़ा योगदान था मधुगंगा का। अब इस पूरे इलाके में निर्माण कार्य हो रहा है और यहीं से पत्थर बोल्डर हटाए जा रहे हैं। अब हम आगे बताएंगे आपको कि आखिर जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा क्या था 2013 की आपदा के बाद, कि क्या केदारनाथ में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें हिमालय सबसे यंग है और फ्रेजाइल है, और ख़ास तौर पे उच्च हिमालय, क्योंकि जहाँ से तमाम नदियों का उद्गम है, ग्लेशियर हैं, ये जो इलाके हैं यहाँ सबसे ज़्यादा उथल पुथल जियोलॉजी के और ग्लेशियर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती रहती है। जब 2013 में जलजला आया था जिसे हिमालयन सुनामी कहा गया, जिसने अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 5 से 6 हज़ार लोगों की मौत हुई, और ऑफ द रिकॉर्ड 25,000 से ज़्यादा लोगों की जानें इसमें गई थी। और नुकसान कितना हुआ हम आपको यहाँ, फिर उसके बाद रामबाड़ा, फिर गौरीकुंड और उसके बाद सोनप्रयाग तक बताएंगे। दरअसल 2013 के आपदा के बाद जो टॉप के भारतीय शोध संस्थान है, जिसमें वाडिया है, GSI है, HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय है, उसके अलावा जो अन्य संस्थान, इन सब के वैज्ञानिकों ने मिलकर रिसर्च किया और ये पाया कि यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। मंदिर के आसपास के तमाम जो बोल्डर हैं उनके साथ किसी भी तरीके से छेड़छाड़ करने की मनाही थी 10 साल तक। कोई भी भारी निर्माण कार्य केदारनाथ में मना किया गया था कि 10 साल तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाए। सबसे पहले कहा गया था कि हेलीपैड बनाया जाए, हेलीपैड तो बन गया था, लेकिन हॉस्पिटल भी कहा गया था, वो आज तक नहीं बना, अब बन रहा है, 10 साल हो चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कही गई थी, अगर कुछ भी सरकार करे तो जो जियोलॉजिकल एक्सपर्ट है उनके राय के बिना यहाँ कुछ भी मत करिएगा। लेकिन जब यहाँ निर्माण कार्य शुरू हुआ तो सबसे पीछे उनकी राय रखी गई, यानी जो जियोलॉजिकल हमारे स्टडी है उनकी अनदेखी की गई। और यहाँ पर इतना 10,000 साल का जलवायु का अध्ययन किया गया है। कई सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अध्ययन किया है कि कितनी फ्रेजाइल है यहाँ की लैंड, कितनी दलदली है। कोई भी भारी निर्माण कार्य जो इस समय किया जा रहा है वो आज नहीं तो कल ध्वस्त होगा ही होगा।
केदारनाथ में 10 सालों से लगातार काम हो रहा है, सबकी नज़र में है। सब जितने भी पर्यावरणविद हैं, साइंटिस्ट हैं, वो लगातार इन निर्माण कार्यों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो हाई कोर्ट है, एनजीटी है, सुप्रीम कोर्ट है, वो उन तक बात क्यों नहीं पहुंच रही है? क्या उन्हें नहीं मालूम कि अधिकतर जो भी निर्माण कार्य हो रहा है ये केदारनाथ को हाईटेक सिटी बनाने के लिए नहीं बल्कि एक नई आपदा की तरफ लेके जा रहा है। पीछे इसी इलाके के लिए साइंटिस्टों ने कहा था कि यहाँ के जो बोल्डर हैं उनको मत छेड़िएगा, लेकिन अभी आप देखिए कि जो तमाम बोल्डर हैं, यहाँ पर जेसीबी हैं, ट्रक हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं, इन सब से इन पत्थरों को हटाकर प्लेन बनाया जा रहा है। जबकि ये जो बोल्डर थे ये इसके नेचुरल बैरियर थे। अगर भविष्य में कोई बहुत ज़्यादा बारिश होकर पानी नदियों में आता तो ये जो नेचुरल बैरियर थे, देखिए केदारनाथ की रक्षा किसने की? एक पत्थर ने की जिसको हम भीमशिला कहते हैं। और ऐसे ही पत्थर केवल एक भीमशिला नहीं बल्कि इस भीमशिला जैसी और भी बड़े बड़े बोल्डर मंदिर के प्रांगण में हैं, मंदिर के प्रांगण के पीछे हैं, और हमने उनको तोड़कर उन बोल्डरों को हटा दिया है। ये एक नई चुनौती खड़ी हो रही है केदारनाथ धाम में। पाँच मंजिला बना। हम बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं, ये केदार दर्दनाकार भूमि है और यहाँ पे जो है अनाधिकारिक व्यवस्था बनी हुई थी, जो व्यवस्था बनी थी कि वो ये थी 20 फुट ऊंचे मकान बनते थे। जब नगर पंचायत का यहाँ पे गठन हुआ तो 27 फुट की उसकी हाइट रखी गई थी, 27 फुट। जब 27 हाइट रखी गई तो यह है दलदलाकार भूमि। निश्चित एक दिन जो है ये जो भवन बन रहे हैं ये आपदा के लिए एक न्योता है, ये निमंत्रण आपदा के लिए। कहीं ये न हो 2013 जैसी आपदा हो जाए। आपने जोशीमठ को देखा है, वो मिट्टी वाली भूमि थी, जब ऊंचे ऊंचे भवन वहाँ बने तो वो नीचे बैठ गई। आज शिमला को देख लिए तो कहीं में ये हम सरकार आग्रह कर रहे हैं, इसको जो है शिमला और जो है जोशीमठ ने बना दिया है, इसको जिस हिसाब से बना हुआ है उस हिसाब से रहने दिया जाए। यात्रा ठीक है बढ़ती है, यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं, व्यवस्था भरपूर व्यवस्था है। जो यहाँ की जो व्यवस्था उस व्यवस्था को छेड़छाड़ न करें। जो हाइट यहाँ पे 2 मंजिल 3 मंजिल जो हाइट है उतना ही रहने दिया जाए। आज देखो हमारे सामने ये आगरा भवन है जिसका जो है 3री मंजिल इसको बना गया था, प्रशासन के द्वारा इसको जबरन तोड़ा गया, कहा गया इसकी 27 हाइट होनी चाहिए। आज ठीक मंदिर के सामने जहाँ हमारे भवनों को मंदिर की सुंदरता के तोड़ा गया था, आज ठीक उसके सामने एक 4 मंजिला भवन तैयार हो गया है। ये सरकार की पॉलिसी है। जब इसको ऐसे बनाना था तो हमारे भवन क्या खराब थे? ये भवन भी अपने में सुंदर थे। सरकार ने हमको कहा मंदिर की भव्यता के लिए आप 30 फुट रास्ता दो, हमने दिया। सरकार ने किसी भव्यता के लिए 50 फुट रास्ता दो, हमने वो भी दिया। सरकार ने कहा 100 फुट, हमने वो भी दिया। नगर पंचायत है और जब ये 13 की आपदा से पहले यहाँ पर केवल 27 फीट तक के ऊंचे भवन थे, यानी केवल 2 मंजिला ही भवन थे। लेकिन आपदा के बाद जैसे सरकार खुद ही इसके जो स्वरूप है उसको बिगाड़ने में लगी हुई है।
ये 5 मंजिला, 4 मंजिला, 3 मंजिला भवन यहाँ पर बन रहे हैं। और इस दलदली भूमि पर इतना बड़ा निर्माण कार्य को लेकर लगातार तीर्थपुरोहित भी विरोध करते रहे हैं। वैज्ञानिक तो करते ही हैं, पर्यावरणविद तो कर ही रहे हैं, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि इतने भारी भरकम स्ट्रक्चर इस केदारपुरी की जो भूमि है उसको सहन नहीं कर पाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि ये कोलैप्स कर जाएंगे। इस तरह के निर्माण कार्य को लेकर आपकी क्या राय है? आप ज़रूर बताइएगा कि क्या इतना भारी निर्माण कार्य केदारनाथ में होना चाहिए। केदारनाथ में भी एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो जाता है। बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास वहाँ पार्क। जिस नए खतरे की हम बात कर रहे हैं केदारनाथ में, जो मंदाकिनी नदी के दोनों तरफ का जो रुद्रा पॉइंट है, यानी जो मुहाना था जिसका सपोर्ट मिलता था इस पूरी केदार वैली को, वो 13 के बाद पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया है। अब धीरे धीरे जो जियोलॉजिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा मलबा, और पहले बेस कैंप, उसके जो रुद्रा पॉइंट है, उसके बाद धीरे धीरे आगे की तरफ तमाम जो ये बसासत, ये पूरा इलाका है नीचे की तरफ खिसकता जाएगा। और इतने बड़े लेवल में सपोर्टिंग जो वॉल है वो लगानी ज़रूरी है इस इलाके में सपोर्ट करना। पहले पूरे मास्टर प्लान में इसको शामिल भी किया गया था कि जो नीचे का इलाका है, यानी जो रुद्रा पॉइंट और गरुड़ चट्टी का इलाका है, सामने की तरफ जो है वो गरुड़ चट्टी है उस तरफ, और वहाँ से भी पूरा जो पहाड़ है वो नीचे की तरफ खिसकता जा रहा है। और आने वाले समय में जैसे जैसे मंदाकिनी नदी बरसात में इस पूरे जो मोरेन का इलाका, ये जो पूरा वॉश आउट है, इसको नीचे से काटेगी तो ऊपर का मलबा अपने आप नीचे आएगा और इस पूरे इलाके में कभी भी कहीं पर भी पानी जो है वो इस पूरी ज़मीन को तोड़कर बाहर निकल सकता है। तो ऐसे में ये एक नया खतरा है। केदारनाथ में जो खतरे हैं वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ से मिट्टी नीचे की तरफ खिसकेगी तो ऊपर जो स्थिरता ये दोनों तरफ का देता है पहाड़, चाहे वो सामने गरुड़ चट्टी का इलाका हो या रुद्रा पॉइंट, क्योंकि इसके ठीक सामने भैरव गदेरा है और यहाँ से हर साल मिट्टी जो है यहाँ से फोर्स दे रही है। एवलॉन्च का प्रोन इलाका है, बरसात में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आता है, तो एवलॉन्च और पानी दोनों तरफ से इसको हिट कर रहा है। और यहाँ पर जो तमाम बसासतें हैं, जो टेंट लगी हैं, जो प्रेशर इस पहाड़ पर बन रहा है, वो आने वाली नई चुनौती की तरफ इशारा कर रहा है कि कैसे भविष्य में ये एक बड़ी मुसीबत खड़ी केदारनाथ के लिए हो सकती है। बहुत अंतर है साहब, बहुत आ गया है। पहले ये 80-50 थे रामबड़ा में, बड़ी बड़ी निगम था, बिल्डा था, काली कमी थी, हॉस्पिटल थी, जंगलात चौकी थी, पुलिस चौकी थी, अब कोई नहीं। अब तो यह 54 सब नहीं है। ऐसा आप कहाँ थे? हम यहीं थे। कैसे बचे? ऐसा हुआ था ऊपर से ना, वो उधर उधर छूटा। हम 11-7 दिन में गए, हम हेलीकॉप्टर में गए, जब हेलीकॉप्टर रास्ता नहीं था, कई मरे यहाँ से ऐसे मरे गए थे। हाँ, जब हेलीकॉप्टर गए वो हमारे दोस्त था, हाँ पायलट, तो इसने अब अंकल जी धीरे से जाएंगे तो ले गए आराम से। अब उसने तीन नारे घुमाया,
उसके बाद मैंने कहा यहाँ मत छोड़ो, अरे मैं आपको फाटा ले जाऊँगा, बस फाटा में उतारा, वहाँ में साइन किया, हम चल पड़े। बड़ी रौनक रहती थी यहाँ? नहीं, यहाँ पहले बहुत रौनक थी। बहुत थी, अब नहीं है। अब यात्री तो बड़े हैं, यात्री बड़े, पर पहले जो है यात्री नहीं है। अब खाली ऐसे बचपन में आ रहे हैं, यात्रा में नहीं आ रहे, अब दर्शन के लिए आ रहे हैं। हाँ। रामबाड़ा केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एक अंतिम चट्टी थी। गौरीकुंड से 7 किलोमीटर रामबाड़ा तक पहुंचते थे और यहाँ से भी ठीक केदारनाथ 7 किलोमीटर था। पुराने समय में यानी 70-80 साल 100 साल पहले यहीं पर यात्री विश्राम करते थे और केदारनाथ दर्शन करके वापस रात को इस रामबाड़ा चट्टी में रुकते थे। एक चहल पहल हुआ करती थी, कई धर्मशालाएँ थी, दुकानें थी। यहाँ पर जो GMBN है या फिर कालीकर्मी की धर्मशाला है, बिरला धर्मशाला है। लेकिन जब 2013 का सैलाब आया तो सबसे ज़्यादा जो हिट किया या सबसे ज़्यादा जो वॉश आउट हुआ वो रामबाड़ा था। कुछ भी नहीं बचा, यानी 2013 के बाद यहाँ पर एक निशान भी बाकी नहीं है कि कुछ रहा होगा। यहाँ पे 150 मीटर गहरी खाई बनी यहाँ पे और करीब 150 मीटर का ये पूरा जो लंबाई है इसकी ये बढ़ गई है। कुल मिला के ये अभी भी सुरक्षित नहीं है। अगर यहाँ पर दुकानें हैं या फिर कोई और बसासत बनती भी है तो वो भविष्य के लिए ख़तरनाक है, सुरक्षित नहीं है। इसके आगे की जानकारी और देंगे, लेकिन ये यात्रा की ऐसी पॉइंट था जहाँ पर यात्री रात को भी रुकते थे और मिडिल पॉइंट था। बस अब ये इतिहास के पन्नों में है कि एक था रामबाड़ा। गौरीकुंड यात्रा का बेस कैंप है और यहीं से ट्रैक शुरू होता है। मंदाकिनी नदी के किनारे ये एक ऐसी जगह है जो लगातार लैंडस्लाइड है। पिछले साल इस साल बरसात में ही एक तरफ पूरा खिसक गया था। गौरीकुंड में ही चट्टान टूटने से, मलबा आने से 25 लोग उस मलबे में दब गए थे। ये एक ऐसी जगह है जो हमेशा नदी की तरफ से भी और ऊपर पहाड़ी की तरफ से भी मुश्किलों भरी है। ये जो ग्लेशियर मोरेन है उसी पर पूरा गौरीकुंड बसा हुआ है। गौरीकुंड की अगर बात कर लें तो ये गॉर्ज में है। यहाँ से पूरी रामबाड़ा तक जो मंदाकिनी नदी है वो गॉर्ज में बहती है और उसके आगे भी, इसलिए यहाँ पर जगह स्पेस भी नहीं है। तो मल्टी स्टोरी यहाँ पर बिल्डिंग बन रही है। कहीं नैनीताल, शिमला या फिर जोशीमठ जैसे हालात इस गौरीकुंड कस्बे के ना हो भविष्य में, ये भी बहुत चिंतनीय सवाल है। ये थी केदारनाथ की ऐसी कहानी जो हम सबको अतीत के पन्नों में ले जाती है। हम शायद भूल गए कि 16-17 जून को कितनी बड़ी त्रासदी हिमालयन सुनामी के रूप में आई थी। हम ये भूल गए कि ये हिमालय की वो क्षेत्र है
जो सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। हम ये भूल गए कि ये भारी निर्माण कार्य हम यहाँ सुविधाओं को जुटाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि नई आपदा के लिए कर रहे हैं। फ़िलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। कहानियों का सफ़र आगे भी जारी रहेगा हिमालय की इन उत्तुंग शिखरों से। जय नंदा, जय हिमाल।